प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री वैलोक जी। वैलोक भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। वैलोक भाई, एक ग्रुप है जो लगातार चिट्ठियां लिखता रहता है और ये मेरे ख्याल से अमन की तमाशा गैंग भी वही है। जब उसने 26/11 के बाद या पाकिस्तान द्वारा भारत पे हर हमले के बाद, नहीं पाकिस्तानी तो बड़े प्यारे होते हैं, क्यूट होते हैं, स्वीट होते हैं, वहां बस कुछ ही लोग हैं जिनको समस्या है, इत्यादि इत्यादि। वह गैंग सर फिर आ गया है। पिछले साल पहलगाम की इतनी बड़ी घटना हुई, पाकिस्तान का हाथ आया, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यह भी देखा गया कि उधर से ड्रोन्स आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। हमला पूरी तरीके से किया, वैष्णो देवी पर किया, अमृतसर पर किया। उसके बाद भी ये क्या बेशर्मी, क्या चिट्ठी लिखी इन लोगों ने। साथ में इनके तो पाकिस्तानी भी हैं सर, जरा बताया जाए। नहीं, इनके साथ में पाकिस्तानी है माने नहीं समझा मैं बात। भाई, पाकिस्तानियों ने ही ये चिट्ठी लिखी है। 100 लोग हैं इसमें कुल। उसमें 61 वैसे पाकिस्तानी हैं जो भारत में रह रहे हैं, भारत में पैदा हुए हैं, भारत में नेतागिरी कर रहे हैं, भारत के तथाकथित पत्रकार हैं, भारत के तथाकथित बुद्धिजीवी हैं। और 56 एग्जैक्टली वो हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। लिखा तो 117 पाकिस्तानियों ने ही है। किन किन लोगों ने लिखा है उस पर नाम पर आने से पहले इसको जरा समझ लें कि क्या लिखा है, चिट्ठी क्यों लिखी है। हालांकि आजकल इनकी चिट्ठियां थोड़ी कम आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सुधार हुआ है, या सरकार ने चूंकि चिट्ठियां पढ़नी बंद कर दी हैं। पहले तो पढ़ी जाती थी ना भाई। खूंखार हत्यारा जिहादी यासीन मलिक तो उसी पीएमओ में गुलदस्ते वगैरह लेके जाता था और सीडीज देता था। जब एंटोनियो माइनो प्रधानमंत्री थी और उनके एक जो भी थे साहब मनमोहन सिंह उनके कार्यपालक के तौर पर काम संभाल रहे थे, और उस समय वो अरुंधति सुजैन जो हैं बुकर प्राइज विनर, साड़ी पहनती थी। और यासीन मलिक का ऐसे हाथ पकड़े हुए वो मुझे आज भी याद है, भूलता नहीं है। और यासीन मलिक जो शक्ल से ही जल्लाद लगता है, कसाई लगता है, वो सीडीज देता था साहब। वो कहता था कि कश्मीर में उस पर और उसके लोगों पर अत्याचार हुआ है, और हमारे मौनी बाबा सुनते थे। मीरवाइज उमर फारूक हो, गिलानी हो, कश्मीर का जो भी आतंकी हो, सब तो इस देश के दामाद बने हुए थे। आना जाना लगा रहता था। पाकिस्तान का जो वो अब्दुल बासित था हाई कमिश्नर, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के नाम पर आतंकियों को लाता था। कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है। आईएसआई के शोभा डे का जिसने नाम लिया था ना जी, पैसा देके आर्टिकल लिखवाते थे, और शोभा डे जैसी जर्नलिस्ट थी हमारी, इत्यादि इत्यादि। अब फिर से आप शोभा के जर्नलिस्ट थे भगवान। अच्छा ठीक। अब आज सुबह इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है? इस चिट्ठी में किसने क्या लिखा है सर? अब मैं बताता हूँ। इस चिट्ठी की मुख्य बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए हमारी छातियों में बड़ा दूध उतर गया है साहब। पाकिस्तान हमारा बच्चा है और पाकिस्तान के साथ आपको अविलंब सारे संबंध सुधार लेने चाहिए और लागू कर देने चाहिए। सरकार से जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है? पूर्ण राजनयिक संबंध बहाली कीजिए, क्योंकि पूर्ण राजनयिक संबंध तो है, टूटा हुआ है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमिश्नरों की नियुक्ति कीजिए, फिर से आईएसआई के लोग आ जा सकें, फिर से आतंक की खेती हो, फिर से कश्मीर जले। इसलिए आप हाई कमिश्नर की नियुक्ति तुरंत करें, वहां भी भेजिए, यहां भी लाइए। तीसरा है कि वीजा सेवाओं की बहाली कीजिए, वीजा सेवाएं बंद हैं। चौथा है कि अटारी वाघा बॉर्डर खोल दीजिए, किसी को आने जाने का प्रॉब्लम ना हो, किसी के पास कोई समस्या ना हो। ये तो खाला का घर है, जब मन आएगा पाकिस्तानी आएंगे, जब मन होगा जाएंगे, जब मन होगा यहाँ ब्लास्ट कर देंगे, जब मन होगा 10 लोगों को मार देंगे। और सबसे खतरनाक मांग जो है वो ये है कि श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा शुरू कीजिए, सारे संपर्क मार्ग खोलिए और सबकी वैसी ही बहाली कर दीजिए जो
ऑपरेशन सिंदूर के पहले था, या जब से आपने बंद किया है उसके पहले था। और इससे पहले कि इस पर आगे बढ़े, 10 नाम मैं बताना चाहूंगा। इसमें से इंडस सबसे वाटर ट्रीटी पर भी कोई बात कही इन्होंने कि पानी भी दे दो आराम से इन लोग को। नहीं नहीं, अभी तो वो भाई जब पूर्ण राजनीतिक संबंध बहाल हो जाएंगे तो आपको इंडस वाटर ट्रीटी कहां बचा। वैसे भी ये लोग तो हल्ला कर रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी केवल स्थगित हुई है, जबकि सरकार, मुझे याद है कि उस समय कहती थी कि भाई ये कालबाह्य है, हम इसको रद्द कर रहे हैं। अब उसको ये लोग स्थगित बता रहे हैं, तो पता नहीं, अब सरकार से पूछना पड़ेगा, फिर मुझे आरटीआई लगानी पड़ेगी कि भाई आपने स्थगित किया है कि रद्द किया है। ठीक। जैसे ही आप हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति करेंगे, पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करेंगे, वीजा देंगे, तो उसमें तो इंडस वाटर ट्रीटी कहीं बचेगा ही नहीं। लेकिन इसमें किन लोगों ने लिखा है वो देखिए। कश्मीर के जो 3 राजघराने हैं मुख्यतः, वो तीनों इसमें प्रतिनिधि हैं। फारूक अब्दुल्ला है, पहला राजवंश कश्मीर का। महबूबा मुफ्ती है, दूसरे राजवंश की। और तीसरा राजवंश तो एंटोनियो माइनो का है अभी फिलहाल, पहले नेहरू का था। तो वो तो अभी इन लोगों के साथ पूरी तरह से है ही। जब कांग्रेस यह लिख चुकी है कि हिंदू चूतियां हैं अपने ऑफिशियल, इससे त्रिपुरा कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, तो फिर बात बची क्या रह जाती है। इसके साथ साथ आतंकी भी हैं आपके लिए, मीरवाइज उमर फारूक हैं, हुमायूं कबीर है जो पूर्व टीएमसी मंत्री था, अभी जिसने अपनी पार्टी बनाई है, और राजद प्रमुख प्रसाद के नौकर महाराज जी हैं महाराज। एआईसीसी में मोदी जीवा को चाय बेचाने वाला मणिशंकर अय्यर है। एएस दुल्लत पूर्व रॉ प्रमुख है, जो भारत तोड़ो यात्रा में हाथ डाल के गलबैया हुए गया, एक पत्रकार के सही प्रश्न पूछने पर मां बहन की गाली देके भगा दिया, और जिसने आतंकियों को पैसे दिए कश्मीर में। न सिर्फ पैसे दिए, उनके बच्चों को नौकरियां लगवाई कश्मीर में, सरकारी नौकरी। क्या क्या नहीं किया। और इस सब की शुरुआत किसने की साहब? ओपी शाह जी ने। इनका सेंटर पीस एंड प्रोग्रेस है। इन्होंने पहल की, सारे लोगों को साथ लाए, 117 पाकिस्तानियों को साथ लाए, वरिष्ठ अपूर्वानंद भी है सर, अपूर्वानंद भी है, पत्रकार, शिक्षाविद। ये लोग आजकल शिक्षाविद है ना, जिन लोगों को सीधे पॉइंट ब्लैंक गोली मार देनी चाहिए, वो लोग आपके देश में शिक्षाविद हैं, वो लोग आपके देश में पत्रकार हैं। किसी भी दूसरे ऐसे देश में जहां के लोग अपने देश पर गर्व करते, जहां रीढ़ की हड्डी होती, जिस देश में स्वाभिमान होता, वहां कम से कम अपूर्वानंद झा जैसे लोग, मनोज झा जैसे लोग, आरएस दुल्लत जैसे लोग कम से कम नायक तो नहीं ही होते, बहुत कम होते तो गुलाग में खटते रहते, किसी जेल में सड़ते, या फिर पॉइंट ब्लैंक इनको गोली मार दी जाती। सर इस मामले में तो धुरंधर फिल्म में जो दिखाया, उसके बाद धुरंधर फिल्म आने के बाद ये चर्चा बड़ी जोर शोर से हुई कि भारत, पाकिस्तान में यदि कोई भारतीय जो है भारत के लिए काम करता हुआ रह रहा है तो उसको छुप के रहना पड़ेगा, उसको अपनी जिंदगी हमेशा 24 घंटे खतरे में दिखाई देगी। जबकि पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान का काम करने के लिए जो भारत में रह रहा है, खुलेआम रह रहा है, ढेर सारे जमी जमाली, सारे जमी जमाली तो हैं। क्या है ये? खुले आम नहीं रह रहे हैं साहब, केवल रह नहीं रहे हैं, उनको मालाएं चढ़ाई जा रही हैं, उनकी रोज पूजा हो रही है, उनको रोज नायक बनाया जा रहा है। अभी भी आप चले जाइए जंतर मंतर पर, योगेंद्र सलीम यादव से लेके और सागरिका घोष से लेके और कौन कौन वहां नहीं जमा है। जेनजी का प्रोटेस्ट है, और ये कह रहे हैं कि ये युवाओं का आक्रोश है। पता नहीं ये सागरिका घोष कब तक युवती रहेंगी, पता नहीं वो करात जो है वृंदा, वो कब तक युवती बनी रहेंगी। और इस पर पति चले गए सर, पति खत्म हो गए, तो जो भी हुआ, लेकिन अब इस पर कोई मुकदमा न कर दे मेरे ऊपर कि भाई मैंने इन लोगों को युवती क्यों कहा, बॉडी शेमिंग क्यों की। अरे भाई 60 के ऊपर चली गई हो, कब तक युवती युवती रहोगी भाई? आंटी जी
ताई जी, दादी जी, माफ करो यार इस देश को, जाओ कहीं कोने में लो, भजन वजन करो। तुम्हारे यहाँ भी आश्रम बनते ही हैं कम्युनिस्टों के भी, जाओ उसी में रहो, कम्युन में रहो अपना। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि 61 लोग अचानक खड़े होते हैं। ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जो पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर हर एक दिन सरकार को घेरते हैं। यहां तक कि सरकार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा युद्ध काल में। मैंने भारत में नहीं देखा था भाई, हमने कम से कम कारगिल का युद्ध देखा है, उसके बाद भी हमने 2-3 ये हवाई हमले देखे हैं, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा। किसी में सरकार रोज ब्रीफिंग नहीं करती थी, इसमें करनी पड़ी उसको। क्यों? क्योंकि यहाँ का विपक्ष हाथ में झंडे और गुलाल लेके खड़ा था। सरकार नहीं सर, बाकायदा आर्मी। और इनको तो ये भी दिक्कत थी कि सिंदूर नाम क्यों रख दिया, इन्हीं 61 लोगों को दिक्कत थी। इनकी दिक्कतें इतनी हैं, बेशुमार हैं। महबूबा मुफ्ती इसमें है, उसका एक खास एंगल है, वह राज परिवार की है। राज परिवार पर कश्मीर में सख्ती हो गई। अब क्या है, महबूबा मुफ्ती ने एक इसमें और आयाम जोड़ा है, कहा है कि बफर स्टेट के रूप में कश्मीर को यूज कीजिए, पाकिस्तान चीन से बात कीजिए। मतलब जिस सीपेक का हम लोग पूरे दम से विरोध कर रहे हैं, उसको आप ले आइए भारत तक, जो चीन हमेशा से चाह रहा है। आपका पाकिस्तान से उठना बैठना कैसे रहा है, क्या रहा है, वो जैसे लोगों को पता नहीं है। तो अब आप चाह रहे हैं कि उसकी टेरिटरी उठा के कश्मीर तक ले आए, जो हम 1947 से किसी तरह बचा रहे हैं आपके जिहादी भाइयों बहनों से, उसको आप चाह रहे हैं कि इधर ले आए। और पाकिस्तान और चीन से बात कीजिए, मतलब सांप से और भेड़िए से बातचीत कीजिए और उनको कहिए कि आओ मेरे साथ थोड़ा पार्टी करते हैं। अरे भाई, एक सांप है, एक भेड़िया है, आप इनके साथ सो नहीं सकते हैं निश्चिंत होकर। लेकिन महबूबा मुफ्ती को वही चाहिए। क्यों कहा तो ये भी कहा तो ये भी जा रहा है कि इनकी चिट्ठी जिस दिन आई है उसी दिन पाकिस्तान में 2 दिन का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था, जिसमें यही सब बात हो रही थी कि इंडस वाटर ट्रीटी से हम लोग को समस्या आ रही है, अगस्त तक हमको सूखा पड़ने के चांसेस हैं, इत्यादि इत्यादि। और न इंटरनेशनली कोई मदद कर पा रहा है, न कोई कह पा रहा है कि भैया पानी वानी दे दो इनको, नहीं। अच्छा, उसके बाद तमाम डैम्स बन रहे हैं भारत में, तमाम डैम्स बन रहे हैं भारत में, जिसमें राजस्थान तक पानी पहुंचाने की बात की जा रही है। और अभी हरियाणा और राजस्थान ने भी अपना विवाद सुलझा लिया, जिससे अब यमुना का पानी राजस्थान में भी छोड़ने का। तो ये सब डैम्स जो है हमारे सूखे इलाके में हमारा पानी काम आए, क्यों पाकिस्तान में जाओ? उनको कौन सी तमीज है पानी का इस्तेमाल करने की, खेती करने की? उनको आतंक की खेती करनी है, वो उसी लायक हैं। और आतंकी जितने कम रहे हैं, जितनी बुरी हालत में रहे हैं, जितनी जल्दी मर खप जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कोई मानवता नहीं होती है। आतंकियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं होती है, लेकिन इनको सहानुभूति रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि कश्मीर के इधर और उधर शादी ब्याह हो रहा है, मेरे मामा हैं, मेरे ताऊ हैं। और कश्मीर के ही क्यों, आप पूरे भारत के मुसलमानों का हिसाब किताब देख लीजिए, जिसको मौका मिलता है पाकिस्तान में तो ही है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हो। अरे मांगेंगे नहीं यार, क्यों नहीं मांगेंगे? कर्म ऐसे किए हैं भाई, 99% तक तुमने वोट दिया है मुस्लिम लीग को, और न्यूनतम जहां दिया है वहां 93% दिया है। सर, जहां इनकी संख्या ज्यादा है, जहां इनकी अभी अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है, कितनी सुरक्षा करनी पड़ती है, कितनी आर्मी सीआरपीएफ लगानी पड़ती है वहां पर। जहां भी हिंदू का त्योहार है, मंदिर है, चाहे शंकराचार्य है श्रीनगर में, चाहे कहीं भी है, आपको मंदिर इतने सारे सबके अवशेष मिलेंगे, मंदिर नहीं मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे। जहां इनकी संख्या ज्यादा है ये तो नहीं रहने देते हिंदुओं को अपने साथ में, ना उनकी सभ्यता को। कश्मीर के शब्द का सर, वेलोग सर, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा।
यूट्यूब पर कई जगह पे मैं दर्शकों से कहूंगा सर्च करिएगा, बहुत सारे देशों में एक आता है फोटो या वीडियो भी आता है कि वहां की महिलाओं के परिधान पहले कैसे थे और इस्लामिक होने के बाद अब क्या पहनती। ठीक है, तो आप चाहे इजिप्ट का लिख दीजिए, इराक का, सीरिया का, मोरक्को का, और कुछ नहीं तो 20-30 देशों के ऐसे परिधान आपको मिलेंगे कि अद्भुत परिधान, अद्भुत सुंदर परिधान हुआ करते थे। जैसे भारत में भी गुजराती साड़ी अलग है, और सभ्यता की वाहक ज्यादातर हमारी महिलाएं रहती हैं। तो गुजराती है, मराठी अलग है, बंगाली अलग है, सब तमिल का अलग है, तो हर पंजाब का अलग का। कश्मीर का भी आप याद करिए, कश्मीर के नाम सुनते हैं कोई फिल्म में तो कश्मीर की कली नाम याद आता है, शर्मिला टैगोर जी का फेरन पहनी है, और बाकायदा वहां की सारी महिलाएं। आज के समय में आपको वह सब पहने हुए महिलाएं मिलेंगी ही नहीं कश्मीर में, सिर्फ बुर्का और हिजाब। और वो भी जब, और एयरपोर्ट पर भी कहीं भी सर्विस कर रही है वहां सिर्फ बुर्का और हिजाब ही पहनाया जा रहा है। बच्चियों को, महिलाओं को, 5-5, 6-6 साल की बच्चियों को इन लोगों ने बुर्का हिजाब पहना के जो स्कूल भेजते हैं ये। और कौन सा वाला, आजकल ईरान नया बाप बना है ना इनका, तब ईरान में जो पहना जाता है वो अब इनके यहाँ पहना जाता है। नहीं, पहले सऊदी वाला चलता था, अरबाइजेशन। इस तरीके से तो ये कश्मीर की सभ्यता खा गई है बैठे बैठे वहां पर। देखिए, कहते हैं हम कश्मीरियत। आप एक दूसरे वीडियो का मसाला दे रहे हैं, क्योंकि उस पर जाऊंगा तो फिर आधे घंटे उस पर बोलूंगा। विद्याधर नायपॉल ने बहुत पहले कह दिया, उनकी 2 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, अमॉन्ग द बिलीवर्स एंड अ वुंडेड सिविलाइजेशन। ये 2 किताबें अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो कहीं से भी इसका जुगाड़ कीजिए, पेंगुइन से छपी है शायद, और ये देखिए इन्होंने निकाल दिया। अमॉन्ग द बिलीवर्स वैसे मुस्लिम देशों की कहानी है जो नायपॉल घूमे हैं, जहां मूल तौर पर इस्लाम नहीं था, जिसको उन्होंने तलवार के दम पर जीता। तो मूल तौर पर तो अरब के आगे ये निकले नहीं थे। मोहम्मद का जो कबीला था, जहां तक मूल तौर पर तो अरब में भी इस्लाम नहीं था, वो तो जबरदस्ती तलवार से इन्होंने जीता। उसके बाद मूल इस्लाम की मैं इतनी कटु आलोचना क्यों करता हूं? 2 कारण। पहला कि दीन में अक्ल का दखल नहीं है, ये इससे बेकार बात कुछ नहीं हो सकती है, और एक सनातनी के नाते इससे घटिया बात मैं नहीं हो सकता हूं। अकल के बिना, अरे हम तो अपने प्रभुओं को, देवताओं को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनसे फिर प्रश्न भी करते हैं। हमारे यहाँ तो वेदांत है, वेद के बाद भी उपनिषद, पास बैठो और प्रश्न करो, एक के बाद एक प्रश्न। हमारे यहाँ तो गार्गी और याज्ञवल्क्य हैं। तुम जिनको बोरे में, कनात में बंद कर रहे हो और कह रहे हो कि इस्लाम फलाना चिलाना, और तुम्हारी महिलाएं सुरक्षा की बात करती हैं। जनक के दरबार में गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद हो रहा है, और प्रश्न पर प्रश्न पूछती जाती हैं गार्गी, और अंत तक याज्ञवल्क्य को कहना पड़ता है कि अब अगर तूने प्रश्न किया तो तेरा मस्तक फट जाएगा। लेकिन प्रश्न तब भी बंद नहीं होते, वहां तक है सनातन। तो आप एक तो दीन में अकल का इस्तेमाल नहीं करो, यानी आप ज़ॉम्बीज बनो, ज़ॉम्बीज पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और दूसरा कि हम पूरी दुनिया को एक रंगा करेंगे, काली कनातों से भर देंगे। ये क्या मजाक है यार? कितने सारे रंग हैं, खूबसूरत रंग हैं, क्यों तुम काली कनातों से भर दोगे? तुमको रहना है, तुम रहो। साला 35 डिग्री में पूरा यूरोप पिघल रहा है महाराज, और ये 50 डिग्री जहां टेम्परेचर पहुंच रहा है हमारे भारत में, 45-50 हो रहा है, वहां ये काली कनात सबको चर्म रोग दे रहे हैं, सबको क्या क्या दे रहे हैं। तनिक सोचते नहीं हो तुम लोग? और इनकी महिलाएं सबसे पहले आ जाती हैं झाए झाए करने, महिलाएं जो औरतें। और ऐसे और सही आप कह रहे हैं कि यह एक विषय ऐसा है जो अलग वीडियो में चर्चा थोड़ा डिटेल में किया जाएगा।
और ऐसी सोच को परिमार्जित करने के लिए, उसको पल्लवित पुष्पित बढ़ाने के लिए ये हमारे 61 जो है सो कॉल्ड जो भारत में रह रहे पाकिस्तानी हैं, खुलेआम जो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं और ऐसी सोच की वकालत करते हैं और हिंदुओं के प्रति रत्ती भर इनका कोई मोह नहीं है, ऐसे लोग आज भी भारत में चैन से आराम से जिंदा रह रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वही जो आप कह रहे हैं कि हम दूर क्या जाएं याज्ञवल्क्य और गार्गी पर, ये बैठ के आज सवाल कर रहे हैं और सनातन सरकार है, हिंदू सरकार है, इसलिए सारे सवाल अलाउड हैं, बैठ के बतियाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर अंतिम कमेंट, फिर आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। जी सर। रत्ती भर मोह नहीं होना अलग बात है और घृणा से उबलना एक अलग बात है। ये लोग हिंदू घृणा से उबलते हैं। ये मणिशंकर अय्यर टुच्चा वही है ना जो पाकिस्तान जाके बोल चुका है कि आप हमारी मदद कीजिए। पाकिस्तान से तुम मदद मांगने जा रहे हो। ये तो वही बात है जो हमने इतिहास में पढ़ा है कि तुम्हारे पुरखे चले गए थे कि अफगानिस्तान से आक्रमण करो। अफगानिस्तान अगर आक्रमण कर देगा तो हमारे गनही महात्मा सपोर्ट कर रहे थे खिलाफत के समय, पढ़िए ना भाई। लेकिन आप सबको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह के खारिज कर देंगे। गनही महात्मा थे कि अफगान इस पर हमला करें। कोई बात नहीं, आज के समय में अच्छी बात यह है कि ये चिट्ठी लिखने वाले बहुत साइड हो चुके हैं। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं। अंतिम टिप्पणी ये है कि ये जो 61 नामर्द हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, इनको कोई भाव वाव दे नहीं रहा है, इसलिए ये जबरदस्ती प्रासंगिक बने हैं। लेकिन सरकार की तरफ से एक जो बहुत घनघोर कमी है, दंड का भय नहीं है। ये मणिशंकर अय्यर जिस दिन पाकिस्तान गया, जिस दिन इसने की, जिस दिन इसको बवासीर हुआ मौखिक, उस दिन इसको सारी चीजों से स्ट्रिप करके और फेंक देना चाहिए कि अब तुम जाओ, एक सामान्य नागरिक बन के रहो। इनको सामान्य बना दिया गया है, इनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है और अब ये मतलब जो दम्भ था वो सारा दम्भ उतर गया है और भारत में रहकर ये सामान्य होते जा रहे हैं। यही इनकी सबसे बड़ी सजा है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। ये बड़े बुद्धिजीवी आज सामान्य हो चुके हैं, इनकी चिट्ठी लिखते रहे, कोई पढ़ने वाला है नहीं, चाहे खून से लिख लो चाहे जैसे लिख लो, हम कोई पढ़ने वाला है नहीं। और ऊपर से जनता भी समझ रही है कि तुम क्या कर रहे हो, किस प्रकार के इंसान। तो मेरा कोई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, लोगों का नाम भी बताया जो चिट्ठी लिख रहे हैं, और बार बार इस बात का रिमाइंडर डालना आवश्यक है कि पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं, भारत के अंदर के पाकिस्तानियों की पहचान आवश्यक है। और हाँ, अब दंड देने का भी समय आ गया है, भारत को भी धुरंधरों की सख्त आवश्यकता है। एक लिस्ट ये भी है 61 वाली, जैसे हमजा के पास डायरी में लिस्ट था ना, तो ये लिस्ट तैयार है 61 लोगों की। कृपया कुछ धुरंधर ध्यान दें। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। व्यालोक वाणी और प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।